हेलो डियर स्टूडेंट, बेहतर रिजल्ट में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब लोग लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग यूपी बोर्ड की क्लास 10th के सिलेबस को लेकर भी बात करेंगे। और उसमें पहले चैप्टर में देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए जाते हैं 1 या 2 नंबर में होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कम से कम 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव ओमार वाले होंगे, और उसी ऑब्जेक्टिव ओमार में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बताया जाएगा कि किसी भी अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो किसी अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए क्या क्या की पॉइंट आपके पास होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिलेबस में पहले बात की होगी परिवर्तन के बारे में, और परिवर्तन के बारे में उसके द्रव्य की परिभाषा के बारे में बात होगी। फिर अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात होगी, और अभिक्रियाओं के प्रकार से पहले हम लोग बात करेंगे कि अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। अभिक्रियाओं को संतुलित करने का मतलब ये होता है कि किसी भी अभिक्रिया को शुरू करने का मतलब ये हुआ कि उसका एक पक्ष जो होगा, जो आपका रिएक्टेंट साइड होगा, और दूसरा पक्ष जो होगा वो आपके प्रोडक्ट साइड को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? प्रोडक्ट साइड को व्यक्त करेगा। और उसी में हम लोग बात करें अगर, तो देखते हैं कि अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मोलों की संख्या अगर आपस में बराबर हो जाए, कौन संख्या बराबर हो जाए? मोलों की संख्या आपस में बराबर हो जाए, कि जितना इनपुट आप दिए हैं और उतना आउटपुट आपको प्रोडक्ट साइड में प्राप्त हो रहा है मोलों की संख्या के सापेक्ष, तो जान लीजिए वो अभिक्रिया क्या है, 100% संतुलित मानी जाती है। और उसी के आधार पर अगर माने हम तो देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड को अगर हम मानते हैं तो इसको हम LHS मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? LHS। और इसको मान लेते हैं हम लोग RHS। अब LHS और RHS अगर आपस में बराबर हो गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आपस में बराबर हो जा रहे होते हैं, तो वो अभिक्रिया निश्चित रूप से क्या होती है? संतुलित होती है। किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि उस अभिक्रिया को ध्यान से देखा जाए कि किसमें कितने अणुओं की संख्या दी गई है। अगर अणुओं की संख्या से आप पता लगा ले जाएं तो अभिक्रिया को तुरंत संतुलित कर ले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे आपका ये क्या है? HBr है। HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे बेरिलियम ब्रोमाइड के साथ में H2 बन रहा है। 2-3 चीज़ें आपको और समझना है। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी सोल्यूशन में अगर उसने दे दिया है एक्वस, तो एक्वस का मतलब होता है कि वह विलयन कैसा होगा? जलीय होगा। पहली चीज़ को जान के रखिएगा। दूसरा चीज़ अगर कह रहा होता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ सॉलिड, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि वह चीज़ किसमें है? ठोस अवस्था में। अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा रह जाए कि G बराबर अगर लिखा है, तो यहाँ पे इसको माना जाता है कि ये किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो अब ये 3-4 टर्म ऐसे होते हैं ना कि जैसे अब लिक्विड वगैरह देखा जाए तो कहीं के पे एक्वस के चक्कर में कहाँ पे लिखा रहता है? ऐसे लिक्विड लिखा रहता है, L लिखा रहता है। तो L का मतलब होता है लिक्विड स्टेज। क्या बताते हैं इसको? लिक्विड स्टेज बोला जाता है कि लिक्विड स्टेज में अभिक्रिया दी गई है। अब देखो समीकरण को अगर देखें तो यहाँ पे अगर इस अभिक्रिया को हमको संतुलित करना है, अगर इस अभिक्रिया को हमको संतुलित करना है तो इसमें देखा जाएगा कि कौन सा कितना मोल दिया गया। इसी अभिक्रिया को यहाँ पे देखें अगर, तो देखा जाएगा कि कौन सी कितने मोल में दी गई है। तो यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखें कि अगर किसी अभिक्रिया में आप संयोजकता को उस तत्व के साथ निरूपित करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में किसी भी तत्व को उसकी संयोजकता के साथ निरूपित करते हैं, तो किसी अभिक्रिया को संतुलित करना उतना ही आसान होता है। इसी को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लें तो अगर ये टूटा तो H+ में टूटेगा और Br किस में टूटेगा? माइनस में टूटेगा। हम यहाँ पर आएंगे तो अगर बेरिलियम को देखें तो बेरियम जो आपका है वो सेकंड डे का मेंबर है, और सेकंड डे के मेंबर की जो वैलेंसी तो +2 में आती है। तो अगर इसको अगर तोड़ा जाए तो यहाँ पे +2 आएगा, और यहाँ पे OH की संख्या की मतलब क्या होगा? -1 होगा। तो जब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि किसी भी यौगिक का निर्माण होगा तो उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या आपस में बराबर और एक दूसरे के विपरीत होगी। धनायन एवं ऋणायन की संख्या आपस में बराबर एवं एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर Ba+2 के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज कितना है? +2 है। और OH अगर हाइड्रोक्सिल समूह या हाइड्रोक्साइड समूह के बारे में बात करें तो OH के ऊपर एक OH के ऊपर एक माइनस, तो 2 OH के ऊपर कितना? 2 माइनस होगा। ऐसे यहाँ पर आते हैं तो H+ आपके फर्स्ट डे का मेंबर है, तो यहाँ पे H+ चार्ज है, और Br के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। अर्थात ब्रोमीन जो आपकी है वो हैलोजन फैमिली से बिलोंग करती है, और हैलोजन फैमिली की जो संयुक्ता -1 में आती है, इसमें आती है -1 में आती है। तो अब जैसे इसको संतुलित करने अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि अगर इसके LHS और RHS को मिलाया जाए, देखिएगा ध्यान से, तो अब 2-3 विधियाँ होती हैं। एक तो आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं। एक विधि अगर आप यूज करेंगे तो हिट एंड ट्रायल विधि भी यूज कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है कि आप रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या आप रखेंगे और अणुओं की संख्या से उसको मैच करवाएंगे। तो इसे मान लिया जाए कि अगर ये आपका LHS है,
ये आपका LHS है और ये यहाँ पे आपका RHS है। तो LHS में देखो कि जो बेरिलियम है उसकी संख्या कितनी है, 1 है। बेरियम की संख्या कितनी है, 1 है। जबकि अगर OH का देखें तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 2 है। ऐसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो H प्लस H की संख्या कितनी है, 1 दी गई है और Br की संख्या कितनी दी गई, 2 दी गई है। ऐसे इधर बैलेंस करने के लाए तो यहाँ पे Ba की संख्या 1, अब OH तो यहाँ पे दिया देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या से वो मैच करवाएंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या से अगर इसको तोड़ दिया जाए यहाँ पे तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। और यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, 1 ही OH की संख्या है। और यहाँ पे H की संख्या भी कितनी है, 1 है। और यहाँ पे ब्रोमीन की संख्या कितनी है, 2 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ब्रोमीन की संख्या LHS साइड में 1 है और यहाँ ब्रोमीन की संख्या 2 है। अब भैया देखिए, इसको अगर आपको संतुलित करना है तो ध्यान से इसमें देखो कि बेरिलियम की संख्या यहाँ पे 1 से 1 मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर हाइड्रोक्साइड समूह की संख्या देखी जाए तो OH की संख्या यहाँ पे 2 और यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे H प्लस चार्ज की कितनी संख्या है, 1 है। और यहाँ पे H प्लस चार्ज की संख्या कितनी है, 1 है। तो कौन सा ब्रोमीन का यहाँ पे संख्या 1 और यहाँ पे ब्रोमीन संख्या 2 है। तो अब देखिए कैसे वेरिएशन करेंगे, अगर ब्रोमीन की जितने मोल की संख्या अगर इधर गुणा करा दे 1 गुणे 2 से और इधर गुणा करा दें 2 गुणे 1 से तो ब्रोमीन की संख्या आपस में क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। जैसा कि यहाँ देखो ब्रोमीन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ब्रोमीन की संख्या कितनी है, 1 है। तो अगर इसको हम लिख दें कितना, 2HBr, तो 2HBr ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पे कितना, 2 है। तो कितना करें कि 2 से 4 हो जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। और ध्यान से देख लीजिए कि अगर अभिक्रिया में देखें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो BaBr2 के साथ में 2 मोल ऑफ वाटर निकल रहा है। तो ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पे तो बेरियम की संख्या कितनी है, 1 से कैंसिल हो गया। अब अगर OH और H की सांद्रता अगर देखी जाए यहाँ पे तो 2H प्लस चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या अगर डायरेक्ट देखें, अगर यहाँ पे OH को हटा दें और हाइड्रोजन की संख्या ही हम देख लें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2 और OH की होल ट्वाइज में 2 और है तो 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो H प्लस की संख्या कितनी, 4 हो गई। अब ऑक्सीजन की देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या अगर 2 मिल रही है तो मान लिया जाएगा कि अपक्रिया क्या है, संतुलित है। तो यहाँ पे H बराबर कितना रखा गया, 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ब्रोमीन की देख लीजिए, यहाँ पे ब्रोमीन की संख्या कितनी है, 2 है और यहाँ पे ब्रोमीन संख्या कितनी है, 2। अर्थात देखा जाए तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या माना जाता है, संतुलित मान लिया जाता है। ये आपका हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता है कि जिसमें LHS और RHS को दोनों को डिफाइन करेंगे और LHS RHS के साथ में दोनों को देखा जाएगा कि उसको कैसे हम लिख सकते हैं। अब उसे मोलों की संख्या को मिलाया जाएगा और मोलों की संख्या से एक दूसरे के LHS और RHS को साथ में लेकर चलेंगे। अब जब दोनों की मोलों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी तो मान लिया जाएगा यहाँ पे कि वह अभिक्रिया निश्चित रूप से क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। आशा आप इस चीज को समझ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि पोटेशियम साइनाइड की क्रिया अगर H2SO4 से कर रहे हैं, किसकी, पोटेशियम साइनाइड की क्रिया H2SO4 से करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम सल्फेट एक्वस मीडियम में प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन साइनाइड निकल रहा है। हिट एंड ट्रायल आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है कि थोड़ा सा टाइम आपको अपने आप को बचा के रखना है, कि टाइम को कैलकुलेट करके रखना है कि टाइम कैसे उसमें कैलकुलेट हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। ध्यान रखिएगा कि यदि किसी अभिक्रिया में अणुओं की संख्या से पुनरावृत्ति ना हो, मतलब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पोटेशियम साइनाइड और H2SO4 लिया गया है और इसमें पोटेशियम सल्फेट के साथ हाइड्रोजन साइनाइड बना, तो हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन से कहीं एक ही जगह पे यूटिलाइज हो और उसकी मोलों की संख्या को हम डिफाइन कर सकें कि एक ही जगह यूज हुआ, एक ही जगह मोलों की संख्या को बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। तो कितने से गुणा करेंगे, 2 हो जाए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड प्राप्त होगा, हाइड्रोजन साइनाइड मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करें हाइड्रोजन साइनाइड बैलेंस हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए, लेकिन साइनाइड जो है वो साइनाइड से बैलेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पे साइनाइड की संख्या कितनी है, 2 है।
और यहाँ पे साइड की संख्या कितनी है 1, तो कितने से मल्टीप्लाई Incoming करेंगे voice 2 call from तो B 2 से Mama. मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देख लो, अब इसका अगर हम LHS और RHS निकालें जो अभिक्रिया मैंने संतुलित किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पोटेशियम, तो पोटेशियम के अणुओं की संख्या 1, ध्यान से देखना है यहाँ पे, पहले कितनी थी 1, अब कितनी हो गई 2। साइनाइड की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई 2। अब कौन बच रहा है, सल्फर को ले लो, तो सल्फर को हम ऐसे SO4 टाइप का लेते हैं, तो यहाँ पे SO4 की संख्या कितनी है 1 है, और यहाँ पे SO4 की संख्या कितनी है 1 है। तो अर्थात यहाँ पे जो LHS और RHS हैं वो आपस में बराबर हो गए, अर्थात ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। अभिक्रिया क्या हुई है, संतुलित हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कि जब एल्युमिनियम की रिएक्शन हम HCl से करते हैं, करना कुछ नहीं है, बस वही दिमाग लगा के रखना है कि अभिक्रिया में किसी मोल की संख्या की पुनरावृत्ति ना होने को पाए। अगर अभिक्रिया में किसी भी तत्व के मोलों की संख्या पुनरावृत्ति होती तो फिर आपको ट्रायल विधि यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसकी अणुओं की संख्या के साथ क्या कर सकते हैं, किसी की भी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम की संख्या कितनी है 1 है, हाई HCl कितना है 1 मोल दिया गया। अब देखना यहाँ पे AlCl3 में क्लोरीन की संख्या कितनी है 3 है। अब यहाँ पे इसकी संख्या 3 है, लेकिन यहाँ पे इसकी संख्या 1 है, तो कितना करें कि HCl 3 मोल हो जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 3 मोल से करेंगे। हीट एंड ट्रायल यूज हो रहा है, दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। अब 3 मोल ऑफ HCl हो गया यहाँ पे, तो अब हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी बढ़ गई 3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 3 से करेंगे, तो ये 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो रही है 3, तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो 6 हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना इस चीज को। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, एल्युमिनियम के पास में हो रही है कि यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 6 मोल हो गई और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है 3 मोल है, ये 3 अणु है, आप ऐसे समझिएगा इसको। तो यहाँ पे कितना करें कि क्लोरीन की संख्या 6 हो जाए, तो अगर एक अणु की संख्या में 3 है तो 6 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2AlCl3 आ जाएगा। क्या रहेगा 2AlCl3। अब देखो यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या कितनी है 2 है, तो कितना करेंगे 2 हो जाए, तो 1 का गुणा 2 से करा देंगे। और जैसे 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके अणुओं की संख्या निकल के बाहर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2Al + 6HCl गिव्स आउट 2AlCl3 + 3H2। देखो रिएक्शन ये आपका बैलेंस हो रहा है कि नहीं बैलेंस हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ये रिएक्शन आपका क्या हो गया संतुलित हो गया, रिएक्शन क्या हुआ आपका संतुलित हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं कि मेथेन। अब मेथेन का जो नाम होता है इसी को हम डैम फायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डैम फायर बोला जाता है मेथेन को। और मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, इसको जान के रखिएगा। आगे वाले चैप्टर में हम लोग आपको बताएंगे जब कार्बनिक यौगिक पढ़ाएंगे, मार्स गैस भी इसको कहते हैं। ये दलदली स्थानों से निकलता है। कहाँ से निकलता है, दलदली स्थानों से निकलता है। अब इसको इतनी जानकारी आपको इसलिए दी कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेथेन के बारे में लिखने के लिए आता है तो मेथेन को आप लोग जरूर लिखिए। अब देखो यहाँ पे मेथेन के दहन का मतलब होता है कि जब कभी भी दहन होगा, क्या होगा दहन होगा, तो उसमें क्या होना चाहिए कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का होना जरूरी है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अगर वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसका दहन संभव नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा। तो जब कभी भी किसी भी अभिक्रिया का दहन करवाने जाएंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी है 1 मोल है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 1 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो कितना करें कि 4 हो जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 दूनी 4 से करेंगे। आशा आप समझ रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की समस्या बढ़ रही है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 2 4। अब यहाँ पे टोटल नेट गेन ऑक्सीजन का कितना हो रहा है 4 मोल का हो रहा है। कितना का हो रहा है 4 मोल का हो रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 मोल है, तो कितना करें कि 4 हो जाए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे ही आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी संतुलित हो जाएगी। तो भैया आप इस चीज़ को समझिएगा कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के फ्रेमवर्क में आने ही आने हैं।
कि एक छोटा सा समीकरण दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें x बराबर कितना मोल होता है। तो x बराबर अगर मोल की संख्या दी जाएगी तो आप हिट एंड ट्रायल को भी यूज कर सकते हैं। और हिट एंड ट्रायल अगर आप नहीं यूज करते हैं, मतलब टाइम को वहाँ पे कैलकुलेट करके रखना है, तो आप उसमें कोई भी अणु की जहाँ पे पुनरावृत्ति ना हो उस यौगिक को ध्यान से देखिएगा, उस समीकरण को ध्यान से देखिएगा। उसमें कोई एक छोटा सा क्लू आपको जरूर देगा कि आप इस समीकरण को ऐसे संतुलित कर सकते हैं। आशा इतना आपने इसको समझा होगा। आगे के चरण में हम लोग चलते हैं। आगे के क्रम में हम लोग बात करते हैं कि कुछ समीकरण को और दिया गया है जिसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने 4 समीकरण मैंने पिछले अभी आपको सॉल्व करवाया, उसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि किसी भी प्रकार समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। अगर हिट एंड ट्रायल विधि यूज करेंगे तो हिट एंड ट्रायल से आपको LHS बराबर RHS रखना होगा। LHS में जितने भी अणुओं की संख्या मोल सहित दी जाएगी उसको आपको रखना है, और फिर RHS में भी उसको ऐसे मोलों की संख्या के साथ में रख के लेकर चलना है। और जब LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो समीकरण 100% संतुलित हो चुका है। उसी के आगे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं बहुत सी फेवरेट रिएक्शन सब लिखी हुई हैं जो कभी कभी एग्जाम, कभी नहीं हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप उससे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, यहाँ पे वाटर दिया गया, इससे बनने वाला यौगिक जो है आपका ग्लूकोज। कौन है आपका? ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज के साथ में बहुत ही अमाउंट में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में आपको वाटर निकल रहा है, ये बात कर रहा है। अब देखो हमने कहा कि समीकरण में आप अगर हिट एंड ट्रायल नहीं यूज करना चाहते हैं तो किसी भी अभिक्रिया के मोड को समझने का प्रयास कीजिएगा कि वह अभिक्रिया में अगर अभिकारक से उत्पाद की ओर परिवर्तित हो रहा हो, अभिकारक से उत्पाद की ओर परिवर्तित हो रहा है तो कितने मोल के अंतर के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। अगर ये चीज़ आपके ध्यान में आ जाएगी तो अभिक्रिया की जैसे आपने किसी मोल के डिफरेंस को पकड़ लिया कि कितना मोल कैसे कहाँ पे स्थानांतरित हो रहा है, आप तुरंत उस अभिक्रिया को संतुलित कर ले जाएंगे। मिनिमम सेकंड में आप संतुलित कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे क्या होता है ना कि मोल की संख्या को नहीं पकड़ पाते हैं, अणुओं की संख्या को पकड़ नहीं पाते हैं। तो जब अणुओं की संख्या को नहीं पकड़ पाएंगे तो होता क्या है कि वो मोड नहीं पकड़ पाते कि चेंज कैसे हो रहा होता है। कि अगर कोई कंपाउंड दिया गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अकेले दिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट किस में हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते समय उसमें देखा जाएगा कि कार्बन यहाँ पे सिर्फ एक मोल दिया गया, एक अणु दिया गया है, या एक परमाणु अणु दिया गया है, और यहाँ पे इसके 6 अणु दिए गए हैं। इसी को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक अणु दिया गया, यहाँ पे 6 अणु दिया गया। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि किसी भी चीज़ को स्थानांतरित कैसे किया गया उसके मोलों की संख्या के साथ में। अगर ये चीज़ आप पकड़ के बैठ गए तो फिर जान लीजिए कि आप उस समीकरण को मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अगर हार्ड हो गई तो उस प्रैक्टिस में आप देखेंगे क्वेश्चन को जैसे दिए चुटकी में आप उड़ा देंगे। तो हम चाहते हैं, हम आपके लिए इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आए कि उसको आप चुटकियों में उड़ाएं। समझ रहे हैं ना बातों को? तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ग्लूकोज कितना है? 6 अणु है, और यहाँ पे ग्लूकोज की संख्या, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो कितना करेगी? 6 हो जाए। तो 6 गुणे 1 कर देंगे तो 1 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ऐसी बात करें यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 12 अणु है। कितना है? 12 अणु है। यहाँ पे कितना है? 2 अणु है। और फिर यहाँ भी हाइड्रोजन को यूज किया गया। तो अब 2 जगह हाइड्रोजन यूज किया गया, हाइड्रोजन को पेंडिंग में रख दीजिए, तुरंत पेंडिंग में रख दीजिए। हाइड्रोजन से हमारा कोई मतलब अभी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर ग्लूकोज में देखें तो टोटल कार्बन का जो नेट गेन हो रहा है हमारा, 6 अणु यहाँ पे हो रहा है, 2 अणु यहाँ पे 8 हो रहा है, और 1 अणु आगे आपका हो रहा है, 9 अणु आपके साथ साथ में निकल रहे हैं। तो पहला काम क्या करेंगे हम, अगर हिट एंड ट्रायल यूज करें अगर हम लोग, तो 6 दूनी 12 यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप समझिएगा कि 6 दूनी अगर 12 यहाँ पे हो जा रहा है, 6 दूनी 12 मोल अगर यहाँ पे हो जा रहा होता है तो पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 मोल रखे गए हैं और यहाँ पे कितने? 2 अणु रखे गए हैं। तो अब ऐसे तो क्यों हाइड्रोजन की पुनरावृत्ति हो रही है और ऑक्सीजन की भी पुनरावृत्ति हो रही है, तो अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे हम। क्या यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देखो अगर ये 6 मोल का ऑक्सीजन है तो अगर यहाँ पे 6 मोल से और मल्टीप्लाई करवा दें तो 6 यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 6 दूनी 12 हो रहा है। और अगर 2 मोल यहाँ पे और मल्टीप्लाई करवा दें इसको हम लोग, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 ये हो गया इधर कार्बन के साथ में, और यहाँ पे देखो 6 और 6 दूनी 12, 6 18 और 2 20। यहाँ पे कितना यूज हुआ? 6 दूनी 12, कितना खाली हो रहा है?
समझिएगा इसको, कितना खाली हो रहा है, तो 8 मोल खाली होगा। कितना मोल खाली होगा, 8 मोल खाली होगा। और जैसे 8 मोल खाली होगा तो यहाँ पे 8 मोल ऑफ वाटर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। और जैसे 8 मोल वाटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि 8 ऑक्सीजन इधर और 6 दूनी 12 इधर, तो ऑक्सीजन की संख्या 12 + 8 बराबर कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहाँ भी देख लीजिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो रही है, 6, 6 दूनी 12 और 2 14, तो 6 + 12 + 2 बराबर कितना, 20 संख्या होगी। कार्बन की संख्या इधर कितनी है, 6 है। अब हाइड्रोजन की संख्या सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपने इसको बैलेंस कर लिया था, तो 6 मोल यहाँ पे कार्बन के साथ बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट बन रही है कि हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि 12 यहाँ पे दिया गया और 2 दूनी 4, 12 और 4 16 हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 दूनी 16, तो देखो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन से कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अर्थात ये अभिक्रिया हमारी क्या मानी जाएगी, संतुलित मानी जाएगी। अभिक्रिया कैसी मानी जाएगी, संतुलित मानी जाएगी। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस में भी पूछी जाती है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, इसको कभी बैलेंस करने के लिए भी दे दिया जाता है वन लाइनर क्वेश्चन में। तो ऐसी अभिक्रियाओं को आप हिट एंड ट्रायल से भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्यूप्रिस सल्फाइड इधर क्यूप्रिस ऑक्साइड में जा रहा होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ दिमाग लगाइएगा आप लोग, क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कॉपर की जो सांद्रता है, कॉपर की सांद्रता वो आपकी 2 मोल दी गई। यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी दी गई है, 2 मोल दी गई है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो क्यूप्रस ऑक्साइड में अगर कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 मोल है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 और 3 मोल हो जा रही है, यहाँ पे सल्फर की मात्रा कितनी, 1 मोल है। तो हम कितना करें, तो अब 1 मोल से तो बैलेंस होने वाला ही नहीं है। बात इसको समझिएगा कि 1 मोल से ये अभिक्रिया बैलेंस होने वाली नहीं, तो 1 मोल और हम बढ़ाते हैं। और जैसे 1 मोल इसका यहाँ पे बढ़ाए और इसको कर दिए कितना, 2 मोल कर दिए यहाँ पे, तो 2 मोल में अगर करेंगे तो यहाँ पे कॉपर 2 दूनी 4 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से हो जाएगा। दिमाग लगाइएगा। और सल्फर की सांद्रता यहाँ पे कितनी होगी, 2 मोल। यहाँ पे सल्फर की मात्रा कितनी है, 1 मोल थी, तो किसने करा दिए, 2 से करा देंगे। तो शायद सल्फर बैलेंस हो गया और कॉपर बैलेंस हो गया। अब बात किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है, 6 मोल बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है, सिर्फ 2 अणु है, और कितना करें कि 6 में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, हम 3 से कराएंगे। तो इसका 3 दूनी 6। तो अब देखिए दोनों बैलेंस हो रहा, नहीं बैलेंस हो रहा। कॉपर कितना है, 4 है, सल्फर कितना है, 2 है। कॉपर कितना है, 4 है, सल्फर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6। तो कुल अणुओं की संख्या आपस में क्या हो रही है, बराबर हो रही है। और जब अणुओं की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी तो माना जाएगा कि अभिक्रिया निश्चित रूप से क्या है, संतुलित है। भैया एक चीज को कॉन्सेप्ट में रखिए कि अभिक्रिया के मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को जरूर ध्यान रखिए। अगर 1 मोल से देखने में अभिक्रिया बैलेंस नहीं हो रही है तो उसके मोलों की संख्या लगातार आप बढ़ाती जाइए, और मोलों की संख्या बढ़ाते समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में होने वाली गतिविधियों को जरूर ध्यान रखिए। अगर अभिक्रियाओं की गतिविधियों को आप ध्यान में रखे रहेंगे तो वह अभिक्रिया जैसे चेंज हो रही होगी, कितने मोल के साथ चेंज हो रही, कितने अणु के साथ चेंज हो रही, उसको आप पकड़ ले जाएंगे। और जैसे उसको पकड़ ले जाएंगे अभिक्रिया निश्चित रूप से क्या मानी जाएगी, संतुलित मानी जाएगी। आशा इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ये इसलिए बताया जा रहा है कि एक दो क्वेश्चन 1-2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपकी केमिस्ट्री में 10th लेवल पे, वो क्वेश्चन आपके गलत ना होने को पाए, ये पूरी आशा मैं आपसे करता हूं। तो यहाँ पे रखा गया तो देखो 2Cu2O + 2SO2 बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड कन्वर्ट किस में हो रही है, मैग्नीज क्लोराइड में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर की जो ऑक्सीजन देखेंगे संयोजकता +2 होगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी ऐसे रखी जाएगी। अब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। अब 2 चीज़ दिमाग लगाइए कि क्लोरीन की पुनरावृत्ति 2 जगह पे हो रही है, एक MnCl2 में हो रही है और एक क्लोरीन आपकी मुक्त हो रही है। ठीक, अब जब क्लोरीन मुक्त हो रही है तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या सिर्फ कितनी है, 1 मोल है। देखिए ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 और 2 4, मतलब क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी बताएगी, 4 बताएगी। अब देखिएगा यहाँ पे मैग्नीज अगर देखें तो मैग्नीज कितना है, 1। यहाँ पे मैग्नीज कितना है, 1। लेकिन वाटर में देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है, 2 अणु का है, और यहाँ पे कितना है, 1 का। फिर ऑक्सीजन में देखिए अणुओं की संख्या 2 है, यहाँ पे अणुओं की संख्या 1 है। तो अब ध्यान रखिए कि किसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो रहा है।
तो यहाँ पे देखो क्लोरीन की संख्या 2 और 2 4, तो ये चीज़ पुष्टि हो गई कि 4 मोल है। यहाँ पे क्लोरीन कितनी है 1, और एक ही जगह यूटिलाइज हुई है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करवा दें हम 4 से। बस समझ रहे हैं ना इसको, कि यहाँ पे क्लोरीन की जो पुनरावृत्ति है वो एक ही इनपुट दिया गया है और अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो अणुओं की संख्या अगर अलग अलग प्राप्त हो रही है और दोनों अणुओं की संख्या एक साथ क्लियर हो रही है, तो वहाँ पे हम जितने मोल से यहाँ पे क्लियरेंस होगा उतना यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। तो 4 मोल यहाँ पे हो गया। अब हाइड्रोजन कितना मोल हो गया 4 मोल। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 मोल, तो कितने से करेंगे तो 4 हो जाए, 2 से कर देंगे। अब देख लीजिए एक बार, मैंगनीज से मैंगनीज बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 बैलेंस हो गई। आसान इस चीज़ को समझ रहे होंगे, रिएक्शन बहुत आसान आएगी, बस आप उसके ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप वो चीज़ समझ गए भाई जी, तो आप जान लीजिए कि अभिक्रिया आपकी संतुलित मानी जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आयरन बेचारा अकेले है, यहाँ पे आयरन की संख्या 3 है, तो यहाँ पे जैसे 3 है निसंदेह इसको 3 से मल्टीप्लाई दंड से कर दो तुरंत, थोड़ा समय में नहीं रुकना है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी 4, भाई साहब के पास में ऑक्सीजन की संख्या कितनी 1, तो कितने से कर दें 4 से कर दें। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना करें 2 है, तो कितना कर दें कि 8 हो जाए, तो यहाँ 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए समीकरण तुरंत संतुलित हो गया। तो अगर मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप रिएक्शन में अणुओं की आप समझ चुके हैं, तो उसमें आपके साथ दिक्कत नहीं होने वाली है, आप उसको बैलेंस कर ले जाएंगे। आप इसे फिंगर टिप पे बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, बस थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस आपको आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस उसका आ जाएगा फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऐसा है कि हमने आपको 7 से 8 संतुलित समीकरण करवाए हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपने इसको समझा होगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे और इस समीकरण की सहायता से आप अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग लेसन 1 के जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, परिवर्तन है, संक्षारण है, विकृति गंधिता है, इसके बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक करने से हम सब लोग को मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हाई स्कूल की भी वीडियो चलाई जाए, तो उन्हीं की बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने हाई स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मैंने डिस्कस किया है। आगे क्लास में और सारी वीडियोस में आपको और सारी क्लासेस मिलेंगी और सारा एनालिसिस मिलेगा। उसके चैनल पे लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।